हाँ बच्चों देखिए, आज अपने करते हैं एंजाइम का पार्ट 4 और टॉपिक अपना एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर जो शुरुआती कारक है वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो पहला जो कारक है वो है तापमान। एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है? तापमान है। और देखिए पहली बात तो ये देखिए कि जो एंजाइम है, जो अपना एंजाइम है, ठीक, वो केमिकली क्या होता है या किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन तापमान से प्रभावित होते हैं भी, तापमान से प्रभावित होते हैं। अधिक तापमान पर जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन वो विकृत हो जाती है। क्या हो जाती है? विकृत, ठीक। यानी अपन कह सकते हैं डीनेचुरेशन। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन तापमान से प्रभावित होती है, ठीक। बहुत कम तापमान या बहुत अधिक तापमान पर प्रोटीन क्या हो जाती है? विकृत हो जाएगी। तो काम करना बंद कर देगी, काम करना बंद, यानी वो अक्रियाशील हो जाएगी। यानी उच्च तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, ठीक, क्योंकि वो प्रोटीन के बने होते हैं। यानी एंजाइम ताप संवेदी होते हैं। टेम्परेचर का एंजाइम की क्रियाशीलता पर प्रभाव होता है, ठीक। जो बढ़िया टेम्परेचर है एंजाइम के लिए वो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। 25 से 35, आप 20 कर लो चाहे, मतलब वह टेम्परेचर जिस पर एंजाइम अधिकतम क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है वो है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। 20 से नीचे जाएंगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी, 35 से ऊपर जाएंगे तो भी एंजाइम काम करना बंद कर देगा, ठीक। आगे है नंबर 2 पीएच मान। पीएच मान, ठीक। देखिए माध्यम की जो पीएच है, माध्यम की जो पीएच है, ठीक, ये भी एंजाइम क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। भी एंजाइम क्रियाशीलता को प्रभावित करती है, ठीक। देखिए सभी एंजाइम माध्यम की पीएच के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। यानी माध्यम की पीएच एंजाइम क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट अनुकूलतम पीएच पर सक्रिय होता है। प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट अनुकूलतम पीएच मान पर सक्रिय होता है, ठीक। और अपने कहें कि वो पीएच जिस पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील रहता है तो वो मिलती है अपने को 5 से 7.5, यानी 5 पीएच से 7.5 पीएच जो मान है ना, यानी ये जो परास है ना 5 से 7.5 जो पीएच परास है उसमें एंजाइम अपनी अधिकतम क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। ज़्यादातर एंजाइम, ठीक, 5 से लेकर 7.5 पीएच के मध्य ही क्रियाशील रहते हैं, अधिकतम क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखिए अगर पीएच के मान में कमी या अधिकता आएगी तो एंजाइम क्रियाशीलता कम हो जाती है। देखिए इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए एंजाइम किसका बना होता है? प्रोटीन का। और बहुत कम पीएच, या मतलब बहुत ही कम पीएच है और ज़्यादा पीएच, ठीक, कम पीएच और ज़्यादा पीएच, ये क्या करेगी? ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। भी अपने बात कर रहे हैं कि पीएच से एंजाइम की क्रियाशीलता किस प्रकार प्रभावित होती है। तो एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, ठीक। यानी बहुत कम पीएच है और बहुत ज़्यादा
पीएच है, तो ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर को प्रभावित करेगी। और जब प्रोटीन की स्ट्रक्चर प्रभावित होती है तो प्रोटीन की क्रियाशीलता भी प्रभावित होती है। देखिए कोई भी प्रोटीन है ना, वो तृतीयक संरचना में क्रियाशील रहता है। तृतीयक संरचना जो होती है ना प्रोटीन की, उसी में वो अपनी क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है, ठीक। लेकिन जब अपने पीएच कम या ज़्यादा कर देंगे, ठीक, तो जो तृतीयक संरचना है वो प्रभावित होगी और फिर प्रोटीन यानी एंजाइम की क्रियाशीलता भी प्रभावित होगी। एक टर्म और आते हैं यहां पर, सक्रिय स्थल। सक्रिय स्थल क्या है अभी? देखिए जो एंजाइम अणु होता है ना, एंजाइम अणु पर उपस्थित वह स्थल जहां पर क्रियाकारक जुड़ता है तथा फिर उत्पाद में परिवर्तित होता है। सक्रिय स्थल एक्टिव साइट क्या होती है कि एंजाइम अणु जो होता है ना, उस पर कुछ विशिष्ट स्थल होते हैं। एंजाइम अणु पर कुछ विशिष्ट स्थल होते हैं, ठीक, जहां पर क्रियाकारक या जो क्रियाधार का जो अणु है ना, जो क्रियाकारक है क्रियाधार है, वो जुड़ता है और उसके बाद में जो क्रियाकारक है या जो क्रियाधार है वो किस में कन्वर्ट होता है? उत्पाद में, ठीक। तो ये सक्रिय स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं ना, उन्हीं पर क्रियाकारक जुड़ता है और उसके बाद में रिएक्शन कंप्लीट होती है और प्रोडक्ट बनता है, ठीक। अब देखिए अपने बात करिए तीसरे कारक की। पहला तो टेम्परेचर था, फिर पीएच। तीसरा कारक क्या है अभी जो एंजाइम क्रिया को प्रभावित करता है? क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता। देखिए यहां पर वास्तव में देखें तो ये जो कारक है ना, ये एंजाइम क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन आपके सिलेबस में आपकी किताब के अंदर ऐसा ही दिया हुआ है तो अपने उसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो क्रियाधार की सांद्रता है ना, क्रियाधार की जो सांद्रता है वास्तव में एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित नहीं करती, लेकिन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। तो एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कर रहे हैं, दो कारक अपनों ने कर लिए, टेम्परेचर और पीएच, ठीक। तीसरा है क्रियाधार की सांद्रता आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब मैंने ये कहा है कि क्रियाधार की जो सांद्रता है ना, वो वास्तव में एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ठीक। जो क्रियाधार की सांद्रता है ये एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित नहीं करती, बल्कि ये अभिक्रिया का जो वेग है ना उसको प्रभावित करती है। अगर मान लीजिए क्रियाधार ज्यादा है, क्रियाधार की सांद्रता ज्यादा है, तो प्रोडक्ट भी तेजी से बनेगा, ठीक। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि अपने पास ये एंजाइम के मॉलिक्यूल है। अभी ये किसके मॉलिक्यूल है? एंजाइम के। ये एंजाइम के मॉलिक्यूल है, ठीक। और ये अपना क्रियाधार है। क्या है? क्रियाधार। ये क्रियाधार इस एंजाइम के जो सक्रिय स्थल है ना, एंजाइम के जो सक्रिय स्थल है उनसे जुड़ेगा। ये जो क्रियाधार है कितने मॉलिक्यूल से? 3 है, ठीक। और यहाँ पर तुलनात्मक रूप से जो एंजाइम्स है उनके मॉलिक्यूल से मान लीजिए ज़्यादा कर दिए मैंने। अब देखिए जो क्रियाधार होता है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ता है और प्रोडक्ट बनता है। मान लीजिए ये प्रोडक्ट बन गया अपना बी। ये क्या बना है? प्रोडक्ट, ठीक। ये सबस्ट्रेट है क्रियाधार, ये एंजाइम है, ठीक। तो जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ेगा। मान लीजिए ये सक्रिय स्थल है, यहाँ पर ये क्या है? ये सक्रिय स्थल है, ठीक। इन सक्रिय स्थल से जुड़कर क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट मान लीजिए बी बन गया, सबस्ट्रेट अपना ए था, ठीक।
अब देखिए कि अपने क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा दें, तो देखिए यहाँ पर 3 सबस्ट्रेट है, यानी सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 है, और ये 3 सक्रिय स्थलों से जुड़ेंगे। ये इसके सक्रिय स्थल से जुड़ जाएगा, ये इसके सक्रिय स्थल से जुड़ जाएगा, और ये इसके सक्रिय स्थल यानी एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा। ठीक, 2 भी बाकी है, यानी यहाँ पर जो जितने भी सक्रिय स्थल है ना वो सभी काम में नहीं आए हैं। कुछ सक्रिय स्थल ऐसे भी हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो अब अपने अगर सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ा दें तो ये सक्रिय स्थल जो है ना ये भी अब खाली नहीं रहेंगे। ये जो क्रियाधार जो है, ये जो 2 अणु है, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो पहले क्या था, 3 थे, और प्रोडक्ट के भी कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे, 3। अब अपने ने सांद्रता बढ़ा दी। ठीक, तो उतने समय में, क्योंकि अब टोटल 5 हो गए और 5 यहाँ पर एक्टिव साइट है, तो अब उतने समय में कितने मॉलिक्यूल बनेंगे प्रोडक्ट के, 5। ठीक, तो इस प्रकार ये क्रियाधार की सांद्रता प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर अपने कहें कि अभिक्रिया का वेग बढ़ गया है, मतलब अभिक्रिया का वेग मतलब कि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बनना, यानी पहले तो उतने समय में 3 ही प्रोडक्ट बन रहे थे या प्रोडक्ट के 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, अब उसी प्रोडक्ट्स के उतने समय में 5 मॉलिक्यूल से बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा दी है। क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा कि कोई भी एक्टिव साइट जो एंजाइम पर है वो खाली नहीं रहेगी। ठीक, खाली नहीं रहेगी तो वो काम करेगी, यानी फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हो गया अपना वो ठीक एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक में जो तीसरा है क्रियाधार की सांद्रता। ठीक, अब इनको अपने ग्राफ से भी देख सकते हैं भी थोड़ा। ग्राफ से देखोगे तो अपने तापमान की बात करें, तापमान की, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अभी इस तरीके से, इसका मतलब क्या हो गया, इधर जो टेम्परेचर है अभी तापमान, और इधर अभिक्रिया की दर है, क्या अभिक्रिया की दर। तो जैसे जैसे अपने तापमान बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे तापमान बढ़ा रहे हैं, ठीक, अभिक्रिया की दर भी बढ़ रही है, लेकिन एक निश्चित तापमान के बाद में अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उच्च तापमान पर ठीक एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, इसलिए अभिक्रिया की दर भी कम हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि तापमान बढ़ाने पर, जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और अपने बढ़ा रहे हैं 10 से 21, 21 से 22, 23, 24, 25, इस तरह 35 तक ले आए, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक अपने टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तब तो लगेगा कि अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। ठीक, और वास्तव में बढ़ती भी है। ठीक, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। ठीक, लेकिन जब अपने 35 से ऊपर ले आए टेम्परेचर को, जैसे 40 से 45 तक अपने ले आए, तो फिर अभिक्रिया की दर घटने लगेगी, क्योंकि एंजाइम जो क्रियाशीलता है ना, एंजाइम क्रियाशीलता ठीक वो उच्च तापमान पर कम हो जाती है। इसी प्रकार सांद्रता की बात करें, सांद्रता ये सांद्रता होगी और ये अभिक्रिया की दर होगी। देखिए शुरू में क्या है कि जैसे जैसे अपने सांद्रता बढ़ाएंगे अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद में सांद्रता कितनी बढ़ा दो अभिक्रिया की दर कांस्टेंट रहती है, यानी नियत रहती है, फिर न तो वो बढ़ती है न घटती है। तो ये सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सांद्रता का अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे एंजाइम सांद्रता है, तो इसी प्रकार चौथा क्या अपना एंजाइम सांद्रता।
और ये भी सिंपल, ये भी एंजाइम सांद्रता अपने बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी, लेकिन एक निश्चित सांद्रता तक। ठीक, शुरू में क्या होता है, अपने एंजाइम सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। ठीक, लेकिन एक निश्चित सांद्रता के बाद में अपने एंजाइम सांद्रता कितना भी बढ़ा लें, अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ेगी। फिर अभिक्रिया की दर तभी बढ़ेगी जब अपने क्रियाधार की सांद्रता भी साथ में बढ़ाएंगे। ठीक, अपने केवल एक बढ़ाए ना, जैसे क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा लो या एंजाइम की सांद्रता बढ़ा लो, दोनों में से कोई एक बढ़ा लो, तो कुछ समय के लिए तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, लेकिन बाद में नियत हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर अपने दोनों की सांद्रता साथ साथ बढ़ाएं, एंजाइम सांद्रता भी साथ साथ बढ़ाएं और सबस्ट्रेट सांद्रता भी साथ साथ बढ़ाएं, क्रियाधार की सांद्रता, तब अभिक्रिया की दर है ना बड़ी तेजी से, मतलब अभिक्रिया की दर तेज होगी, यानी अब कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अगर अपने दोनों बढ़ाएं तो दोनों बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। दोनों में से कोई एक बढ़ा रहे हो तो कुछ समय के लिए तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, बाद में कांस्टेंट हो जाएगी, यानी नियत हो जाएगी। फिर नंबर 5 है अंतिम उत्पाद की सांद्रता। नंबर 5 क्या है भी, अंतिम उत्पाद की सांद्रता। देखिए, जब प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक, प्रोडक्ट बन जाएगा तो मतलब प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या हो गया कि क्रियाधार नहीं बचा है अभी, क्योंकि क्रियाधार किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो जितना भी क्रियाधार था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, यानी जो अपना अंतिम उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उसकी सांद्रता बढ़ गई है। तो फिर क्रियाधार ही नहीं बचा है तो अभिक्रिया की दर भी 0 हो जाएगी। यानी जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है ना, अभिक्रिया की दर घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रक्रिया चलेगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी, क्रियाधार की घटती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि क्रियाधार के जितने भी अणु थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में हो गए, तो क्रियाधार तो बचा ही नहीं, क्रियाधार ही नहीं बचा, तो अभिक्रिया की दर क्या जाएगी, 0। आगे देखिए नंबर 6 एंजाइम निरोधक एवं विष। ये इंपॉर्टेंट है, अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है प्रभावित करने वाले कारकों में। ये पूरा 6 नंबर है अभी, और अंतिम है ये कारक एंजाइम निरोधक एवं विष। देखिए, वे पदार्थ जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देते हैं, वे पदार्थ जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देते हैं, एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देते हैं, उन्हें एंजाइम निरोधक कहते हैं। ठीक, और ये जो पदार्थ है ना, सामान्यतः एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ते हैं। एंजाइम के, ये जो एंजाइम निरोधक जो पदार्थ है, ये एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ते हैं, सक्रिय स्थलों से जुड़ते हैं। ठीक, ये एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ते हैं। ठीक, और जुड़कर सक्रिय स्थलों को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय, क्या कर देते हैं, निष्क्रिय। ठीक, तो ये अपना एंजाइम निरोधक। ठीक, अब देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं भी, जो एंजाइम निरोधक है ये 2 प्रकार के हैं। पहला है प्रतिस्पर्धी निरोधक, प्रतिस्पर्धी निरोधक।
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक, इसमें क्या कहेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, प्रतिस्पर्धी निरोधक। और दूसरा होगा अप्रतिस्पर्धी, अप्रतिस्पर्धी निरोधक। तो अपने बात करें एंजाइम निरोधक एवं विष, ठीक, ये वो पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देते हैं। जो निरोधक है या जो विष है वो एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ते हैं और उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक। और ये दो प्रकार के हैं, प्रतिस्पर्धी निरोधक और अप्रतिस्पर्धी निरोधक। अब पहला देखिए प्रतिस्पर्धी निरोधक। ये क्या है भी, ऐसे निरोधक पदार्थ, ऐसे निरोधक पदार्थ जिनकी संरचना क्रियाधार अणु से मिलती जुलती है, क्रियाधार अणु से मिलती जुलती है, ठीक। ऐसे निरोधक पदार्थ जिनकी संरचना क्रियाधार अणु से मिलती जुलती है। तो अब क्या है कि ये निरोधक है और इनकी संरचना क्रियाधार अणु से मिलती जुलती है। तो नॉर्मली तो क्या है, जो क्रियाधार अणु है ना वो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ता है, लेकिन जो निरोधक होते हैं ना उनकी संरचना भी लगभग क्रियाधार के समान ही होती है। तो अब क्या होगा कि ये जो निरोधक है ये एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ जाएंगे। ये निरोधक है एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं। यानी एंजाइम निरोधक का मतलब हो गया जो एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं या कम करते हैं। तो ये निरोधक एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़े जाते हैं, ठीक है। ये जो निरोधक है एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़े जाते हैं, ठीक। अब देखिए इनको प्रतिस्पर्धी निरोधक क्यों कहते हैं कि एक तो अपना क्रियाधार का अणु हो गया, जैसे ये तो क्रियाधार हो गया, मान लें क्रियाधार का अणु, ठीक, क्रियाधार अणु। एक निरोधक का अणु हो गया, जो निरोधक है उसका अणु, ठीक। ये अपना एंजाइम हो गया मान लीजिए, ठीक, ये एंजाइम हो गया और ये एंजाइम का सक्रिय स्थल हो गया। अब देखिए यहाँ पर निरोधक अणु और क्रियाधार अणु की संरचना क्या है, सेम है। तो इस सक्रिय स्थल से जुड़ने के लिए इन दोनों में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। इन दोनों में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा। ये एंजाइम का सक्रिय स्थल है, ये क्रियाधार अणु है, ये निरोधक अणु है, दोनों की संरचना सेम है, ठीक। तो इस कारण इस सक्रिय स्थल से जुड़ने के लिए इन दोनों में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। मान लीजिए निरोधक अणु जुड़ गए यहाँ पर, ठीक, निरोधक अणु जुड़ गया है। तो अब जो एंजाइम का सक्रिय स्थल है ना, ठीक, वो अपने कहेंगे कि निष्क्रिय हो गया है, ठीक। एंजाइम का सक्रिय स्थल, ठीक, बंधित हो गया है, मतलब एक प्रकार से वो बंध गया है, वो काम नहीं करेगा, ठीक। यानी अब यहाँ पर क्रियाधार अणु यहाँ पर नहीं जुड़ पाएगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये प्रतिस्पर्धी निरोधक, ठीक। उदाहरण देखें अपने, तो जो मेलोनिक अम्ल है, मेलोनिक अम्ल, ये सक्सिनिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी निरोधक है। जो मेलोनिक अम्ल है ना, ये सक्सिनिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी निरोधक है। तो मेलोनिक अम्ल किसका प्रतिस्पर्धी निरोधक है, सक्सिनिक अम्ल का। और ये सक्सिनिक अम्ल किस में पढ़ते हो भैया आप, जब अपने पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल, श्वसन एक टॉपिक है अपना, श्वसन एक चैप्टर है, ठीक है, श्वसन ये रेस्पिरेशन, तो उसमें आता है क्रेब्स चक्कर, और क्रेब्स चक्कर में ये कंपाउंड आता है सक्सिनिक अम्ल, ठीक। सक्सिनिक अम्ल एक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, एक अलग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सक्सिनिक अम्ल किस में परिवर्तित हो जाता है, फ्यूमेरिक अम्ल में,
ठीक। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर, ये अपने श्वसन में पढ़ते हैं, जो कि एक चैप्टर अपना, ठीक, अगला चैप्टर है श्वसन। और ये जो सक्सेनिक अम्ल है किसमें कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरिक अम्ल में। ये एक कॉमन रिएक्शन है जो क्रेब्स साइकिल की है, जहाँ पर एक एंजाइम भी है। तो यहाँ पर इस एंजाइम से कौन जुड़ता है, सक्सेनिक अम्ल। लेकिन अगर मेलोनिक अम्ल प्रेजेंट है तो मेलोनिक अम्ल भी इसके साथ जुड़ सकता है, एंजाइम के साथ जुड़ सकता है। तो फिर अपना क्या नहीं बनेगा, या कम मात्रा में बनेगा कौन है, फ्यूमेरिक अम्ल। अगला है एस प्रतिस्पर्धी निरोधक। एक बात और देखिए, यहाँ पर निरोधक अणु का एंजाइम से जो जुड़ाव है ना, निरोधक अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ता है, ये परमानेंटली नहीं जुड़ता, टेम्परेरी होता है। ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है। कुछ समय बाद में निरोधक अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल से हट भी सकता है। यानी यहाँ पर जो निरोधक अणु का एंजाइम से जुड़ा हुआ वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। अगला अपना है प्रतिस्पर्धी, ये सॉरी अप्रतिस्पर्धी निरोधक, जो अपने करते हैं अगली क्लास में।